स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। ऑप्टिक्स वाली यूनिट हम चला रहे हैं, तो इसके अंतर्गत गोलीय दर्पण को हम पढ़ेंगे। हमने कहा था जो सरफेसेज होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू टाइप्स हुई। एक हो गई प्लेन सरफेस, दूसरी हो गई कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस में जो हमारे पास हमने कहा सिलेबस में है वो है स्फेरिकल मिरर्स, यानी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करें तो नाम जैसे इनका है गोलीय दर्पण, इसका तात्पर्य ये है कि एक खोखले गोले के किसी भाग का जो है ये दर्पण बना होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दिखा रखा है, ये एक स्फेयर है। इस प्रकार से ये एक स्फेयर है, डॉट डॉट में दिखा रखा, और इसके एक हिस्से का भाग ये इतना, ये एक दर्पण है। उसी प्रकार एक स्फेयर ये है, इसके एक हिस्से का भाग ये एक दर्पण है। यहाँ से काट देंगे तो ये एक मिरर बन जाएगा, मतलब उस पर पॉलिशिंग वगैरह आप करेंगे जो मिरर बनाने की फिजिकल कंडीशंस हैं, तब वो मिरर बनेगा। और इस प्रकार के दर्पण को, या खोखले गोले के हिस्से से बने हुए दर्पण को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो ये स्फेरिकल मिरर सिंपल हो गया। दो टाइप के हुए गोलीय दर्पण, दो प्रकार के हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नाम से स्पष्ट है, अवतल और उत्तल, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण जैसे कटोरी देखी है कोई हमने, तो इस प्रकार से होती है। तो ये वाला पृष्ठ क्या कहलाता है, ये अवतल है, याद रखने के लिए। ये अवतल जो ऐसे कॉनकेव, केव जो गुफा टाइप दिख रहा है वो अवतल हो गया। उसी के दूसरी साइड अपोजिट जो बाहर उभरा हुआ है, उभरा हुआ हिस्सा क्या है, उत्तल। उभरा हुआ उत्तल हो गया, और ये अंदर धसा हुआ है ये क्या हो गया, अवतल पृष्ठ हो गया। तो इस अनुसार, क्योंकि जो भी किसी भी गोले को अगर आप काटते हैं, सपोज इस प्रकार से आपने काटा, तो यहाँ पे आपको टू टाइप की सरफेस मिल गई। यहाँ से ये उभरी है तो ये क्या हो गया, उत्तल, ये हो गया उत्तल सरफेस। और ये यहाँ से क्या हो गया, अवतल, धसी हुई गुफा के जैसी अवतल, कॉनकेव, और ये कॉन्वेक्स। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे पास गोलीय दर्पण पाए जाते हैं, होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण इस प्रकार से हैं। ये क्या दिखा रहा है, पॉलिशिंग वाला हिस्सा दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, पॉलिशिंग वाला हिस्सा दिखा रहा है। ध्यान से देखिए कि अवतल दर्पण में जो है उत्तल वाली सतह पे या उत्तल सतह पे जो है कॉन्वेक्स सरफेस पे पॉलिशिंग कर देते हैं, ताकि प्रकाश किरण जब आए तो अवतल सतह से टकरा के वापस आए, इस प्रकार से। और उत्तल दर्पण में जो कॉनकेव वाली साइड होती है, जो अवतल सतह होती है, उस तरफ क्या कर देते हैं हम, पॉलिशिंग कर देते हैं, तो उत्तल सतह से प्रकाश टकरा कर वापस आता है, रिफ्लेक्शन। तो ये इस प्रकार से इनको बनाने के तरीके हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम देखेंगे कि दर्पण के लिए जो भिन्न भिन्न टर्म्स आए हैं, शब्दावलियां हैं हमारे पास, ये डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं। आप यहाँ पे देखोगे सी लिखा है, कहीं पे पी लिखा है, कहीं पे आर है, M1 M2 लिखा है। ये क्या चीज़ है, ये हमको देखना है। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लें एक बार। इसके बाद क्योंकि जब लाइन से पढ़ाया जाएगा तो कुछ शब्द वहाँ भी आपको इससे मिलते जुलते होंगे, वो चीज़ वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। वहाँ पे केवल जो नए टर्म्स आएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम अब आ रहे हैं इनकी शब्दावली पे, टर्म्स क्या क्या इसमें आते हैं। सबसे पहले देखिए, दर्पण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अच्छा सवाल आ गया अगर एक नंबर का, कि अवतल दर्पण में जो है पॉलिश वाली सतह कौन सी होती है, उत्तल सतह पे पॉलिश की रहती है, और प्रकाश और परावर्तन करने वाली सतह क्या है, अवतल। उत्तल दर्पण पे पॉलिशिंग, अवतल सतह पे जो है पॉलिश की रहती है, और उत्तल सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार आप इसको कहेंगे। सबसे पहला जो इसमें टर्म्स आता है वो है ध्रुव। ध्रुव जिसको कहते हैं पोल, कि दर्पण में ध्रुव क्या हुआ, किसी भी दर्पण में ध्रुव या पोल क्या हुआ। तो सरल शब्दों में इसको कहेंगे कि किसी भी दर्पण का जो बीच का बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी मिरर, एनी स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ दैट मिरर। ये आप दर्पण देख रहे हैं M1 M2 इस प्रकार से, इसके बीच का भाग ये देखो P, यहाँ पे ये दर्पण है M1 M2 मिरर को, ये बीच का पॉइंट P, इसको क्या कहा जाता है, पोल। तब सेंट्रल पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। तो किसी दर्पण के सतह के मध्य या बीच के बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, पोल। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, हम चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। एक शब्द आता है आपके पास, वक्रता केंद्र।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला जो टर्म्स आता है इसमें, वक्रता केंद्र क्या हुई? तो वक्र पृष्ठ है, क्योंकि ये दर्पण गोलीय पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। जिस खोखले भाग का कोई गोलीय दर्पण बना है, उस खोखले या काल्पनिक गोले की, क्योंकि जो भी गोलीय दर्पण हमारे पास होगा वो किसी न किसी गोले का एक हिस्सा होगा, तो उस गोले का केंद्र या उस काल्पनिक गोले को केंद्र को हम क्या बोलेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। यहाँ पे जैसे बिंदु, आपके पास मिरर ये था, हमने इसको पूरा बना दिया, इस प्रकार गोला बना, तो इसका जो केंद्र मिला हमको यहाँ पे ये सी दिखाया है, ये है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो जाहिर सी बात है कि दर्पण का वक्रता केंद्र जो है, अवतल और उत्तल दर्पणों की बात करें तो दर्पण का वक्रता केंद्र कभी भी जो है दर्पण पे नहीं होता है, काल्पनिक का इमेजिनरी है वो। ये हो गया वक्रता केंद्र, जिसको हमने किसे दिखाया? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से हमने दिखाया। नेक्स्ट तीसरा है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, नाम से ही स्पष्ट है ये शब्दावली, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप देखें कि वक्रता त्रिज्या क्या है? जिस वक्र पृष्ठ का, और वक्र पृष्ठ कैसा है इस दर्पण के लिए? गोलाकार, गोलीय, स्फेरिकल। जिस वक्र पृष्ठ का जो है, जिस खोखले गोले का ये दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, उसको हम कहेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जिस खोखले गोले का वो भाग है, उस गोले की त्रिज्या, उसको हम कहेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे जैसे वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? पी सी। अगर सी वक्रता केंद्र है, देखिए सी जो है यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो पी सी को मिला देंगे तो वो क्या मिला हमारे पास? वक्रता केंद्र। ये बराबर मैं लिख दूं पी सी, रेडियस बराबर पी सी। क्लियर हो गया? तो ये चीज हो गई वक्रता त्रिज्या, दर्पण से यहाँ तक की दूरी, कि दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दूसरी परिभाषा ऐसे देंगे, या सरल शब्दों में कह देंगे कि जिस खोखले गोले का दर्पण एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसको हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं इस प्रकार से। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से, पोल को हमने दिखाया पी से, वक्रता केंद्र को सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, इस प्रकार से हमने दिखाया। चौथा हम चलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, किसी दर्पण की मुख्य अक्ष क्या है? तो दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली सीधी रेखा, जो कि दर्पण के क्या हो? आर पार चली जाए, इस प्रकार से कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, इस प्रकार से। इस रेखा को हम कहेंगे दर्पण की मुख्य अक्ष। ये रेखा कहलाएगी दर्पण की मुख्य अक्ष। यहाँ भी दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, तो ये रेखा क्या बनी? दर्पण की मुख्य अक्ष, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया दर्पण की मुख्य अक्ष। ये भी क्लियर है। ये शब्दावली आप एक बार समझ लें ध्यान से, याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सरल हैं। दर्पण को आप चित्र बना के इमेजिन करके ये याद हो सकता है सिंपली। ये मुख्य अक्ष हो गई, दोनों तरफ जो दर्पण के दोनों तरफ जाएंगी ध्रुव। और हमने क्या करना है? पहले ध्रुव फाइंड करना है, वक्रता केंद्र फाइंड करना है, दोनों बिंदुओं को मिला देना है, एक सीधी रेखा खींच देनी है दोनों बिंदु को मिलाती हुई, वो दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाएगी। उसके बाद अगला आता है इसमें अपर्चर, जिसको कहते हैं द्वारक, दर्पण का द्वारक, अपर्चर। क्लियर? कि दर्पण का द्वारक क्या हुआ? नाम से स्पष्ट है, द्वारक, द्वार से संबंधित, कि दर्पण के जितने हिस्से पर जो है प्रकाश जा सकता है, या जितना हिस्सा दर्पण का प्रकाश को अपने में ले सकता है, उसको कहते हैं अपर्चर। या किसी दर्पण के जो है हिस्से का, गोलीय दर्पण का, क्योंकि वो भाग होता है, तो वो रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं, डायमीटर, उसका क्या? डायमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दर्पण, यहाँ M1 और M2 इन दो बिंदुओं के बीच दर्पण था, तो M1 और M2 को स्ट्रेट रूप से हमने मिला दिया। यहाँ पे M1 M2 जो रेखा, इसको मिलाया, तो M1 M2 रेखा कहलाती है दर्पण का द्वारक। अर्थात इतने हिस्से में यहाँ से प्रकाश जा सकता है ना, इससे बाहर का प्रकाश दर्पण से नहीं टकराएगा। तो वही
उतना डायमीटर क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पे द्वारक अपर्चर क्या है, M1 M2। ये क्लियर हो गया आपको कि दर्पण का द्वारक वो है जितने में प्रकाश वो आने दे रहा है। द्वारक शब्द लेंस में भी आएगा अपर्चर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस या गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, ये क्या हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास कोई दर्पण है, इस प्रकार से दो दर्पण लेते हैं हम। ये कैसा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये कैसा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष हमने खोज दी, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ कहीं इसका C होगा, कहीं मान यहाँ पे इसका मुख्य P हमने ढूंढा, वहाँ से सीधी लाइन खींची, यहाँ कहीं C होगा, यहाँ पे कहीं P होगा। ये P है बीच का बिंदु, तो यहाँ कहीं C होगा। क्लियर हो गया। यह अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। तब प्रिंसिपल फोकस को बता रहे हैं, ध्यान से देखना है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष है दर्पण का, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, दो ही किरणें दिखा रहे हैं हम फॉर एग्जांपल। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस प्रकार से यहाँ से आगे ऐसे टकरा जाएंगे वो, ठीक, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखो यहाँ पे अगर हम खींचेंगे, अभी इसमें आगे बताएंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये बना है। और यहाँ से ये टकराएगा, टकराने के बाद कैसे जाएगा, इस प्रकार से। हमको ये ध्यान रखना है कि दर्पण से परावर्तन के बाद भी जो है परावर्तन के नियमों का पालन होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा सदैव। तब देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ये देखो इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये कहीं जो है ये सही नहीं बन रहा है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। डॉट डॉट में दिखाया, आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये प्रिंसिपल फोकस है। फिर से देखिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पे कि अगर जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं, या जिस पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ तो ये टकरा के ऐसे फैल जाएगा अवतल दर्पण पे, तो हमको ऐसे लग रहा है कि ये किरण, प्रकाश की किरण कहाँ से आई है, बिंदु F से इस प्रकार से आई है। उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अवतल दर्पण के केस में ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल ये हो गया उत्तल। तो अवतल दर्पण के केस में देखिए मुख्य फोकस पे किरणें वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पे किरणें मिलती नहीं हैं, जबकि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इमेजिनरी है ये, इमेजिनरी प्रकाश किरण को हम डॉटेड से दिखाते हैं, डॉट डॉट बिंदुवत रेखाओं से दिखाते हैं। वास्तव में जो प्रकाश किरण है उनको कैसे दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से, गाड़ी लाइन से दिखाएंगे। तो ये इसमें अंतर हमको देखना है। इसका मतलब क्या है कि जो अवतल दर्पण का फोकस है वो सदैव जो है दर्पण के सामने रहता है। देखिए अवतल दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस सदैव क्या होगा, दर्पण के सामने। मुख्य फोकस को किताबों में फोकस भी कहा जाता है। पहले डेफिनेशन के लिए हम मुख्य फोकस बता देते हैं, उसके बाद आगे जहाँ भी इस्तेमाल होगा फोकस शब्द, तो फोकस से हमारा तात्पर्य होगा मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा क्या होता है,
दर्पण के सामने। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होगा? बिहाइंड द मिरर। दर्पण तो ये है, इससे पीछे आप जा नहीं सकते, तो ये काल्पनिक हो गया, यहाँ है पीछे है ना, बिहाइंड द मिरर काल्पनिक हो गया, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था काल्पनिक। तो इसका जो है ये वास्तविक हो गया, इसका ये काल्पनिक हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश किरण वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में कटती हैं, तो इसको हम कहते हैं रियल, क्या कहते हैं? रियल फोकस, रियल फोकस। और इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी फोकस। ये काल्पनिक फोकस बिंदु है उसका, देख रहे हैं आप, वहां से आता हुआ वर्चुअल, इमेजिनरी या वर्चुअल भी कहते हैं। एक हो गया रियल, एक हो गया वर्चुअल। और वर्चुअल, वर्चुअल और इमेजिनरी फोकस, ये आपको अंतर देखना है कि मुख्य अवतल के मुख्य फोकस और उत्तल के मुख्य फोकस में क्या क्या अंतर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इसी में। अच्छा, इसी में एक चीज़ और ध्यान रखनी कि प्रकाश की किरणें जहाँ पे वास्तव में काटेंगी, वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या रियल इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पे मुख्य फोकस क्या था? रियल था, वास्तविक था। और जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है, आगे या पीछे बढ़ाने पे, यहाँ पे मिल नहीं रही थी ना ये तो किरणें, देखो यहाँ परावर्तन के बाद ये किरण इधर छटक गई है, इधर छटक गई, वास्तव में मिल नहीं रही है, लेकिन आगे या पीछे बढ़ाने पे कहीं मिल रही है। आगे बढ़ाने पे तो नहीं मिलना था, पीछे बढ़ाने पे मिल गई। तब इस प्रकार का प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल इमेज कहलाता है या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोकल लेंथ। ये तो हो गया मुख्य फोकस, साथ में है फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी और फोकल लेंथ कि प्रिंसिपल फोकस से और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, प्रिंसिपल फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, प्रिंसिपल फोकस से दर्पण के बीच की दूरी, ये कहलाती है दर्पण की फोकस दूरी या फोकल लेंथ। इसको कहते हैं फोकस दूरी और फोकल लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें इस प्रकार से, यहाँ ये P है, इसको दिखाते हैं स्मॉल f से। कैसे दिखाते हैं? स्मॉल f से। यहाँ ये P है, यहाँ ये स्मॉल फोकस, ये फोकस दूरी कि दर्पण के मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस बिंदु भी, कहीं पे इसको क्या लिखा गया? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी कहते हैं f को। f क्या है यहाँ पे? फोकस बिंदु। तो दर्पण के फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल f से हमने दिखाया। तो ये फोकस दूरी हो गई। नेक्स्ट इसी में आता है फोकल प्लेन या फोकस तल, फोकस तल, फोकल प्लेन, नाम से स्पष्ट है, एक प्लेन है कोई। फोकस तल की बात करें, अगर माने ये मुख्य अक्ष है दर्पण की, फॉर एग्जांपल ये दर्पण की क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष को ना, मुख्य अक्ष के लंबवत, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये परपेंडिकुलर ऐसे, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल, ये मुख्य अक्ष के लंबवत नहीं है, ये पैरेलल है। मुख्य अक्ष के माना फोकस बिंदु यहाँ पे है, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल दर्पण का फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल की विशेषता क्या है कि ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी विशेषता है ये कहाँ से जाता है? ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरता है। फोकस बिंदु यानी इस फोकल तल पे होता है, इसको हम कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि स्फेरिकल मिरर में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम फॉलो होते हैं जैसे कि प्लेन मिरर के लिए होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और एक टॉपिक और ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा सा ये आप नोट कर लें प्लीज़। अब हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, किस प्रकार से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। गोलीय दर्पण से
प्रतिबिंब बनाने के नियम। हमारे पास 3 नियम है। प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेगी, और कम से कम कोई बिंदु प्राप्त करने के लिए हमको जो है बिंदु डिफाइन कैसे करेंगे? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हम बोलेंगे डेफिनेटली ये क्या है? एक पॉइंट है, डिजायर्ड पॉइंट है। तो 2 प्रकाश की किरणें कम से कम हमको चाहिए होती हैं जो आपस में एक दूसरे को काटें, तब हमारे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम को मैं सिंपली चित्र वाइज बताता हूँ फिगर में। पहला नियम है, अगर ये अवतल दर्पण है, देखिए मुख्य फोकस हो गया, यहाँ कहीं C होगा, इस और ये P है यहाँ पे ठीक बीच में, कि दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? फोकस। ये डिफाइन हो गया, क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण के लिए अगर आप करें, ये बराबर होते हैं। उत्तल दर्पण के लिए आप करें, दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यहाँ कहीं क्या होगा? C होगा। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे लग रहा है इस बिंदु से आ रहा है बाहर को, ऐसे टकराएगा ना, इसको हम कहते हैं दर्पण का फोकस। या दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। पहला नियम। दूसरा नियम इसी का उल्टा। एक आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम में एक आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। यह आपको सदैव ध्यान रखना है। प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है कि लाइट का जो पथ होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। अर्थात अगर आपने लाइट यहाँ से डाली तो टकरा के ऐसे आई, या आप यहाँ से इस रास्ते लाइट डालेंगे तो वो ऐसे जाएगी। और यही इसका दूसरा नियम भी बनता है। दूसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है, ये C है, यहाँ कहीं F होगा। अभी C और F में रिलेशन का भी आएगा। ये इसकी उत्तल दर्पण हो गया फॉर एग्जांपल। दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये किरण क्या हो रही है? फोकस से। फोकस है ना, मुख्य फोकस। दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें भी ऐसी होगी कि दर्पण के फोकस की ओर आने वाली प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम, दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारे पास अविलंबवत परावर्तन का नियम या अविलंबवत आपतन के केस में बनता है। तीसरा क्या है? इस प्रकार से ले लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ कहीं P है, यहाँ कहीं C होगा हमारे पास। तीसरा नियम यह कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, तीसरा क्या कहता है? दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सदैव दर्पण पे लंबवत गिरती हैं और अपने ही पथ पे वापस लौट आती हैं। ये अभी समझाया जाएगा आपको कि इस प्रकार से देखें, दर्पण के जो है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, तो ये इस दर्पण के पृष्ठ पे लंबवत पड़ रही है और जो है ये अपने पथ से क्या होगी? वापस आ जाएगी। ये टकरा के सेम वापस यहाँ आई, सेम वहाँ से वापस आई। ये 3 हमारे पास गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। इन नियमों में से आप किसी भी 2 नियमों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रतिबिंब मिल जाएगा दर्पण का। ये हम आगे देखेंगे। ये वाला नियम मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, आपने पढ़ा था समतल दर्पण के लिए इस प्रकार से, ये क्या है? अविलंब है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? इस प्रकार से कोई ये कोण I हो गया, टकराने के बाद वो ये कोण R हो गया। हमने पढ़ा था कोण I बराबर कोण R। अपवर्तन के नियम में पढ़ा ना, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अब आप दूसरी कंडीशन देखिए कि जब क्या हो, इस प्रकार से प्रकाश किरण खुद ऐसी आ रही है, अभिलंबवत है। प्रकाश किरण ऐसे आ रही है ना, नॉर्मल पड़ रही है इस सरफेस पे, दर्पण पे कहीं पे,
तो जब लंबवत पड़ रही है तो आपतन कोण क्या हो गया? शून्य। परावर्तन के नियम से अब परावर्तित कोण भी क्या होना है? परावर्तन का कोण 0 होना है। तो 0 होना है तो प्रकाश किरण जो है यहाँ से जाएगी, कहीं और डेविएट नहीं होगी, वापस यहीं से वापस निकल आएगी। तो ये बोलते हैं अभिलंबवत आपतन। अभिलंबवत आपतन अर्थात इसमें आपतित किरण क्या है? अभिलंब की दिशा में, या आपतित किरण क्या है? पृष्ठ पे या दर्पण पे उस बिंदु पर लंब है। तो आपतित किरण लंब है तो परावर्तित किरण भी क्या होगी? लंब होगी। तो अभिलंबवत आपतन की दशा में परावर्तित किरण जो है आपतित किरण के मार्ग से ही वापस लौट जाती है। ये इसका नियम है। अब यहाँ पे देखिए गोले के लिए, दर्पण या गोले के लिए आपको पता है ये इसका सेंटर है। इस बिंदु पे अगर आपको लंब खींचना तो लंब क्या होगा? ये त्रिज्या। इस बिंदु पे ये ना त्रिज्यता, ये त्रिज्यता और रेडियली जो भी पॉइंट होंगे ये क्या होंगे? इस पे लंब है। क्यों? आप स्पर्श रेखा खींच दो 90 का एंगल, इस पे आप स्पर्श रेखा खींच दो 90 का एंगल, अभिलंब हो गया ना। तो दर्पण के किसी भी बिंदु पर जो है त्रिज्यता जो भी रेखाएं होंगी, जो भी प्रकाश किरणें रेडियली दर्पण से टकराएंगी, और अगर वो रेडियली टकराएंगी तो उनको सी से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना, दर्पण के रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से या दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाना पड़ेगा, तब वो रेडियली टकराएंगी, या अभिलंबवत आपतन होगा। और उस केस में जो है अपने ही रास्ते वो क्या होगी? वापस लौट जाएगी। यही केस यहाँ पे बन रहा है कि ये जो है यहाँ पे ये अभिलंब की दिशा में जा रही है ना, अभिलंब की दिशा में जा रही है तो जिस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आई, ये वाला कंडीशन। तो अभिलंबवत आपतन होता है यहाँ पे। इसलिए तीसरा नियम ये कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है। ये सिंपल रूल था दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये हमने गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है, कैसे कैसे हम चिन्हों को लेते हैं, और थोड़ा सा 1-2 फॉर्मूला का डेरिवेशन इसमें करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। थैंक यू वेरी मच।